Hello friends, I am Dr. Nisarg Shah. I am a joint replacement as well as complex trauma surgeon. तो आज हम समझते हैं कि ये AVN जिसको एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप बोलते हैं वो क्या चीज़ है। एवास्कुलर जिसका मीनिंग रहता है कि वहाँ जहाँ ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचता वो, और नेक्रोसिस का मीनिंग रहता है जो टिश्यू मर जाता है वो। तो अब ये एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप क्या चीज़ है। अब समझो कि ये आपका हिप जॉइंट है, ये आपका फीमर बोन जिसको थाई बोन बोलते हैं, ये पेल्विस का बोन है, यहाँ एसिटाबुलम रहता है। अब इसके बीच जो जॉइंट बनता है उसको हिप जॉइंट बोलते हैं। हिप जॉइंट ऐसे बॉल एंड सॉकेट काइंड का जॉइंट रहता है। अब इस जॉइंट के बीच फ्लूइड होता है जिससे हमारी मूवमेंट एकदम स्मूथ रहती है। अब जब ये गोले के आसपास का ब्लड सप्लाई रहता है वो कई रीज़न से सूख जाए, जब ये गोला मर जाए तब ये फ्लूइड सक हो जाता है। तो जब आप चलते हैं तब सीधा बोन से बोन का फ्रिक्शन होता है, वो बोन से बोन का फ्रिक्शन होता है, इसके लिए दर्द रहता है, वहाँ रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट रहती है जिसको हम एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप बोलते हैं। तो अब हम समझते हैं कि ये एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप कौन कौन से रीज़न से होता है। तो उसका पहला रीज़न है स्टीरॉयड इंड्यूस AVM। अब जब ये स्टीरॉइड्स जो कोरोना टाइम में लाइफ सेविंग के मोड पे दिया गया था उसकी वजह से यहाँ का ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, और वो ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है उसकी वजह से AVN होता है। अब उसके सिवाय कई कई स्किन कंडीशन, कई कई पल्मोनरी कंडीशन, इसमें भी बहुत लंबे टाइम तक ये स्टीरॉयड दिए जाते हैं। जब लंबे टाइम तक स्टीरॉयड दिए जाए तो यहाँ का जो ब्लड सप्लाई है वो हेड को नहीं मिलता और उसकी वजह से वो मर जाता है, वो फ्लूइड सक हो जाता है। उसके सिवा दूसरा रीज़न रहता है अल्कोहल इंड्यूस। जब अल्कोहल एक मात्रा से ज़्यादा लिया जाए, बहुत ही रूटीन में अल्कोहल का सेवन किया जाए, तब भी AVN ऑफ हिप हो सकता है। तीसरा कंडीशन है सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल बहुत सी वो एक जन्म से आने वाली बीमारी है, वो कई कई प्रजाति में पाई जाती है, तो उसके हिसाब से भी AVN हो सकता है। थर्ड रीज़न जो कि रहता है ट्रॉमेटिक, जो नेक फीमर का फ्रैक्चर होता है, उसमें क्या होता है कि यहाँ जो नेक ऑफ द फीमर बोलते हैं उसका फ्रैक्चर होता है, जिसके हिसाब से आजू बाजू के जो भी ब्लड सप्लाई होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसके हिसाब से ब्लड नहीं पहुँचता और ये हेड मर जाता है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर जब यंग एज में आए तो प्राइमरी उसको ट्रायल दिया जाता है जिससे वो हड्डी जुट जाए, पर उस टाइम पे भी AVN का रिस्क तो वही रहता है। तो उस पेशेंट में ऐसा भी होता है कि पहले एक इम्प्लांट लगा हुआ था, उसको निकाल के उसको हिप रिप्लेसमेंट में कन्वर्ट करना पड़े। फोर्थ कॉज है विच इज़ ट्रॉमेटिक हिप डिसलोकेशन। अब ये जब कुछ ऐसा ट्रॉमा हो, जब बहुत ही हाई एनर्जी ट्रॉमा लगता है, तब ये गोला अपने सॉकेट से बाहर निकल जाता है जिसको हिप डिसलोकेशन बोलते हैं। ये हिप डिसलोकेशन के पेशेंट्स में भी कई बार एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप पाया जाता है। ये कुछ मेन रीजंस थे जिससे एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप होता है। इसके सिवा भी बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे डिजीज़ है, जैसे कि सिकल सेल डिजीज़ है, काइजन डिजीज़ है, कुशेंग डिजीज़ है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, हाइपरटेंशन है, ऐसे बहुत सारे रीजंस है। तो हमने जो सबसे कॉमन रीज़न देखा है विच इज़ स्टीरॉयड इंड्यूस एंड ड्यू टू अल्कोहल। तो अब हम समझते हैं कि हमको कैसे मालूम चलेगा कि हमको AVN हुआ है। तो पहले वो हिप में पेन की तरह शुरू होगा। आप कुछ टाइम मेडिसिन लेंगे तो कुछ टाइम आपको रिलीफ मिलेगा, फिर से वो पेन वही के वही रहेगा। ऐसे कंटिन्यूएशन ऑफ द पेन रहेगा। थोड़े टाइम में आपके जॉइंट की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती चली जाएगी। आप जब हिप से इंटरनल रोटेशन यानी अंदर की तरफ पैर घुमाएंगे तब वो हो नहीं पाएगा और आपको दर्द का एहसास होता रहेगा। धीरे धीरे ऐसा भी होगा कि वो आपकी पूरी गेट माने कि आपकी चाल बदल देगा। आप पाल्टी या चौकड़ी मार के नहीं बैठ पाते हैं, आप इंडियन टॉयलेट पोजीशन का यूज़ नहीं कर सकते, थोड़ा भी चलना होता है तो आपके हिप जॉइंट में बहुत ही पेन होता है। अब जब ये सारे प्रॉब्लम्स आए और आप डॉक्टर को दिखाने जाओ तो डॉक्टर आपको पहले एक एक्सरे करवाते हैं जिसको पेल्विस विद बोथ हिप्स माने PBH AP का एक्सरे बोलते हैं। स्टेज 1 या स्टेज 2 का जब AVN हो तो वो एक्सरे में विजिबल नहीं रहता, तब आपके क्लिनिकल फीचर्स के हिसाब से आपके डॉक्टर आपको MRI एडवाइस कर सकते हैं। अब MRI में AVN का क्या स्टेज है वो एकदम परफेक्ट मालूम चलता है।
और AVN के भी उसके स्टेज के हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट्स रहती है। अगर AVN स्टेज 1 या 2 में है तो उसको हम मेडिसिन्स, फिजियोथेरापी, कुछ एक्सरसाइज, साइकिलिंग, ये सब से AVN स्टेज 3 या 4 में कन्वर्ट होने से रोक सकते हैं या डिले कर सकते हैं। तो अब हम समझते हैं कि स्टेज 3 या 4 के AVN है तब आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। तो जब स्टेज 3 या 4 का AVN है, अब जब वो एक्सरे में भी विजिबल होने लगा है, तो उसके लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट है दैट इज़ टोटल हिप रिप्लेसमेंट। तो अब हम समझते हैं कि ये टोटल हिप रिप्लेसमेंट में हम क्या करते हैं। तो ये आपका हिप बोन है, इसको यहाँ से नेक पे एक कट लगती है जिसके ये नेक एंड हेड ऑफ फीमर को सॉकेट से निकाल दिया जाता है। अब जब ये एसिटाबुलम की हड्डी है उसमें रीमिंग किया जाता है, वो रीमिंग करते हैं तो वहाँ से जो हड्डी मर गई है वो रीम हो जाती है और वहाँ से एक फ्रेश ब्लड सप्लाई आता है। जब वो फ्रेश ब्लड सप्लाई आए और वो प्याली को पकड़ने के लिए मजबूत हो जाए तब एक प्याली उसमें डाल के उसको सेट किया जाता है। ये प्याली एक्सरे में ऐसी दिखती है। अब जब ये फीमर की बोन है उसमें एक स्टेम लगता है और वो स्टेम के ऊपर एक हेड लगता है। वो हेड अब वो प्याली के हिसाब से आपकी मूवमेंट को एकदम स्मूथ बनाता है। तो इसी हिसाब से ये टोटल हिप रिप्लेसमेंट की प्रोसीजर पूरी होती है। टोटल हिप रिप्लेसमेंट में ऐसे 3 कंपोनेंट रहते हैं। एक तो जो प्याली होती है जो एसिटाबुलम पेल्विस बोन में लगती है, एक जो स्टेम होता है जो कि थाई या फीमर बोन में लगता है, और एक बीच का हेड रहता है जो आपकी मूवमेंट को एकदम स्मूथ करता है। So let's understand the non-surgical treatment of AVN which is called avascular necrosis of hip. So इसमें 4 प्रकार की ट्रीटमेंट रहती है। पहले हम ये समझते हैं कि ये किस पेशेंट को काम में आती है। अब AVN के कुल मिला के 4 ग्रेड है, उसमें से जो स्टेज 1 और स्टेज 2 है उसमें नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट मेनली 4 टाइप में डिवाइड रहती है। 1 इज़ मेडिकेशन, अदर इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, थर्ड इज़ फिजियोथेरापी एंड फोर्थ इज़ न्यूट्रिशनल सपोर्ट। तो हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या कर सकते हैं? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हम रनिंग और जंपिंग ये एक्टिविटी कम कर सकते हैं जिससे जॉइंट्स पे से लोड कम हो जाता है और पेन कम हो जाता है। बाकी हम नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जैसे कि साइकिलिंग एंड स्विमिंग, जिससे भी जॉइंट्स पे से लोड हट जाता है। सो विच मेडिसिन्स वी कैन टेक इन द स्टेजेस ऑफ AVN? सो देर आर मेनली 4 टाइप ऑफ मेडिसिन्स। फर्स्ट इज़ एनसेड्स, जिसमें इबुप्रोफेन, डाइक्लोफिनाक आती है, जिसको पेन किलर भी बोला जाता है। वो आपको इन्फ्लामेशन कम करती है, वहाँ से पेन रिड्यूस करती है। सेकेंड इज़ बिसफॉस्फोनेट। बिसफॉस्फोनेट से आपका बोन डैमेज होना कम हो जाता है। थर्ड आर ब्लड थिनर्स, जिसमें इकोस्प्रिन, वॉरफेरिन ऐसी मेडिकेशंस रहती है जो कि वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है। एंड फोर्थ आर स्टेटिन्स। अब स्टेटिन्स का काम ये है कि वो फैट डिपोजिशन को स्मॉल ब्लड वेसल्स में होता हुआ अटकाती है। सो दिस आर द मेडिकेशंस विच कैन डिले द प्रोसेस ऑफ AVN. Now the third part is nutritional support. So in nutritional support a patient can have vitamin D as well as calcium जो bone health को बढ़ाता है। Second is collagen and bone nutrient support जिससे bone की integrity maintain रहती है। And third is omega 3 fatty acids जिससे joint के inflammation कम होता है और pain reduce होता है। So these are the non-surgical ways to delay the process of AVN. So AVN का अर्ली डायग्नोसिस पेशेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वो स्टेज 1 या 2 में आइडेंटिफाई होता है, अगर उनकी एक्टिविटी में रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, अगर पेन उतना ज़्यादा नहीं रहता, तो वो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से भी ठीक हो सकते हैं या अपने AVN की प्रोसेस को डिले कर सकते हैं। पर अगर वो स्टेज 3 या 4 में आए हैं तो उनके लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट ही काम आती है जिसमें टोटल हिप रिप्लेसमेंट ही करना पड़ता है। तो ऐसे स्टेजेस ऑफ द AVN के हिसाब से अर्ली डायग्नोसिस इज मच नीडफुल। सो व्हाई अर्ली डायग्नोसिस इज नीडेड इन एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप? अब ये जो AVN की कंडीशन है ये पूरी प्रोग्रेसिव कंडीशन है, माने कि ये धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। यहाँ पहले
बोन की माइक्रोस्कोपिक डेथ होती है और फिर उससे आगे आगे पूरा जॉइंट कोलैप्स हो जाता है। इसलिए अगर अर्ली डायग्नोसिस है तो उससे 3 बेनिफिट्स मिलते हैं। एक तो आपका पेन मेडिकेशन के हिसाब से कम होता है, दूसरा कि जॉइंट कोलैप्स होने से बच जाता है, और तीसरा कि आपकी एक सही ट्रीटमेंट तय हो जाती है। तो इसीलिए अर्ली डायग्नोसिस इज मच नीडेड इन द केस ऑफ AVN। अब जब ये अर्ली डायग्नोसिस ना हो सके और बहुत ही डिले हो जाए, तब जॉइंट एक स्टीफ जॉइंट बन जाता है, जिससे मूवमेंट में बहुत ही रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। कई बार पेशेंट में डिसेबिलिटी भी आ जाती है, पैर दूसरे पैर से छोटा हो जाता है, और इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत ही बिगड़ सकती है। सो फॉर दिस रीजन्स द अर्ली डायग्नोसिस इज नीडेड इन द पेशेंट्स ऑफ एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप। अगर आपके हिप में भी कंटिन्यूअस पेन है, आपको भी चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, आपको 2 व्हीलर राइड करने में दिक्कत हो रही है, तो आज ही हमें कंसल्ट कीजिए।